दोस्तों, मैं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश लखेड़ा नई कड़ी के साथ आपके सामने उपस्थित हूं। जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिएगा। इस बार हिमालय की जातियों के इतिहास के क्रम में आपके लिए उत्तराखंड के गढ़वाल मंडल के ब्राह्मणों के इतिहास की जानकारी दे रहा हूं। इसके बाद कुमाऊं मंडल व अन्य हिमालयी क्षेत्र के ब्राह्मणों के इतिहास पर दृष्टि डालूंगा। मैं पहले ही साफ कर देता हूं कि मेरा उद्देश्य इतिहास की जानकारी देना मात्र है। किसी पुरानी परंपरा को महामंडित करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। यह खुशी की बात है कि आज उत्तराखंड के ब्राह्मणों के बीच के सभी तरह के आपसी विभेद लगभग मिट गए हैं। हिमालय लोक चैनल हिमालयी क्षेत्र की संस्कृति, इतिहास, लोक सरोकारों को आपके सामने रखता रहा है। दोस्तों, भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता के विकास के साथ ही हिमालयी क्षेत्रों में ब्राह्मण भी पहुंचने लगे थे। पौराणिक तौर पर रामायण काल में भगवान राम के कुल पुरोहित वशिष्ठ जी भी हिमालय क्षेत्र में आए थे। वे ब्राह्मण ही थे। महाभारत काल में वेद व्यास जी भी बद्रीनाथ जी के पास की गुफा में रहे और उन्होंने वहां रहकर ही भगवान श्री गणेश से महाभारत लिखवाई थी। पौराणिक ऋषियों के आश्रम भी गंगा के किनारे थे। गढ़वाल का पौराणिक नाम इसलिए ही भारद्वाज था क्योंकि वह महर्षि भारद्वाज का आश्रम था। महर्षि पाणिनि रचित अष्टाध्याय के अनुसार गंगा द्वार यानी हरिद्वार के निकट क्षेत्र में भारद्वाज ऋषि और उनके शिष्यों के बस जाने से इस प्रदेश का नाम भारद्वाज पड़ा था। गढ़वाल में शासन करने वाले कुलिंदों के समय में भी वहां ब्राह्मण थे। उनके बाद कार्तिकेयपुर नरेशों के भी पुरोहित ब्राह्मण थे। बौद्ध काल में कुछ नरेश बौद्ध मत की ओर अवश्य झुके, परंतु ब्राह्मण धर्म का दबदबा यहां हमेशा बना रहा। पुराणों में गढ़वाल को केदारखंड कहा जाता रहा है। केदारनाथ जी और बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए सदियों से यहां धार्मिक यात्रा पर संपूर्ण भारत खंड से लोग आते रहे। धार्मिक यात्रा पर गए ब्राह्मण वहां बसते रहे। बाद में जब मैदानों में धर्मांध और कट्टर मुस्लिम आक्रांता शासन करने लगे तो उनके संकीर्ण सोच व धार्मिक कट्टरता के कारण भी बड़ी संख्या में ब्राह्मणों ने अन्य जातियों के साथ हिमालय की पहाड़ियों को रुख किया था। 11वीं सदी से पहले तक अधिकतर ब्राह्मण राज परिवारों के साथ आकर अथवा उनके आग्रह पर केदारखंड में बसते गए। कुछ ब्राह्मण तीर्थ यात्रा पर आए और वहीं बस गए। यह बात 11वीं सदी से पहले की है। बाद में, जैसा कि मैंने पहले कहा, मैदानी क्षेत्रों में हमलावर धर्मांध व संकीर्ण मुसलमानों ने सत्ता हड़प ली और धार्मिक कट्टरता फैलाई, तो उस आतंक से बचने के लिए वे ब्राह्मण और क्षत्रिय समेत बहुत सी जातियों के लोग उत्तराखंड यानी केदारखंड आए थे। वहां पहले से रह रहे खसों, नागों, किरातों, कोलिया आदि लोगों के साथ मैदानों से गए लोगों ने जिस समाज की रचना की वही आज के गढ़वाली है। गढ़वाल में ब्राह्मण जातियां विभिन्न क्षेत्रों में विभक्त हैं। हालांकि यह भेद अब मिट चुके हैं, लेकिन यह इतिहास का हिस्सा है और इसलिए हम इसे नकार भी नहीं सकते हैं। टिहरी रियासत के मंत्री रहे पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी के अनुसार गढ़वाल में कभी ब्राह्मण सरोला, गंगाड़ी और नाना गोत्री यानी खस ब्राह्मण में विभक्त थे। सरोला व गंगाड़ी वे ब्राह्मण हैं जिनके पुरखे मैदानों से गढ़वाल गए थे। हालांकि गढ़वाल एंशिएंट एंड मॉडर्न पुस्तक में सर्जन राय बहादुर पातीराम लिखते हैं कि गढ़वाल में ब्राह्मण दो श्रेणी में हैं, सरोला और गंगाड़ी। सरोला उच्च ब्राह्मण माने जाते रहे हैं, जबकि राहुल संकृत्यायन 4 तरह के ब्राह्मण बताते हैं। वही हिमालय परिचय 1 गढ़वाल में लिखते हैं कि ब्राह्मणों में भी खस और देसी 2 तरह के ब्राह्मण हैं। देसी वे ब्राह्मण यानी जो मैदानों से गए थे। यद्यपि आजकल अपने को कोई खस कहने को तैयार नहीं है। अब गढ़वाल के ब्राह्मण 4 श्रेणी में विभक्त हैं: सरोला, गंगाड़ी, दुमागी और देवप्रियागी। शांकरत्यायन खस ब्राह्मणों के लिए दुमागी और पंडों के लिए देवप्रियागी शब्द प्रयोग करते रहे। मेरी पुस्तक लखेड़ा वंश सागर से शिखर में भी गढ़वाल के ब्राह्मणों के बारे में विस्तार से लिखा गया है। तो दोस्तों, आप सबसे पहले सरोला और गंगाड़ी को लेकर बात करते हैं। इन दोनों ब्राह्मणों के पूर्वज मैदानों से गए विद्वान और धार्मिक प्रवृत्ति के ब्राह्मण थे।
इन दोनों में विभेद तब पैदा हुआ जब परमार वंश के संस्थापक व चांदपुरी गढ़ी के राजा कनकपाल ने अपने साथ आए ब्राह्मणों को अतिरिक्त अधिकार दे दिए थे। कनकपाल की राजधानी उत्तरी हिमालय क्षेत्र चांदपुर गढ़ी में थी। नौटी के नौटियाल चूंकि राजा के साथ पुरोहित और रसोइया के तौर पर आए थे, इसी तरह गैरोला, थापरी, रतूड़ा, लखेड़ी, डिमर आदि गांव में जो गांव चांदपुर गढ़ी के निकट थे और जो ब्राह्मण उन गांवों में बसे, वे भी खुद को राजा के निकट सहयोगी अथवा राजवंश के पुरोहित आदि बताने लगे थे। शादी ब्याह के लिए इन सभी ने अन्य जातियों को भी कुछ समूहों को इसमें शामिल कर लिया था और वे सरोला कहलाने लगे। उन्होंने दूसरे ब्राह्मणों की तुलना में खुद को श्रेष्ठ घोषित कर दिया था। क्योंकि वो राजा के करीब थे, राजकाज में उनका ज्यादा दखल था, राज दरबार के ज्यादा पद उन्हीं के पास थे, इसलिए समाज में उनका प्रभाव भी ज्यादा था और वे अपने को सबसे अलग मानने लगे थे। राजा ने भी चूंकि सरोला और गंगाड़ी व्यवस्था को मान्यता दे दी थी और यही गढ़वाल के सर्वप्रथम प्रमाणित ब्राह्मण व्यवस्था थी, क्योंकि उसे राजा से मान्यता प्राप्त थी। बाद में 14वीं सदी में जब इसी वंश के राजा अजयपाल राजधानी को चांदपुर गढ़ी से श्रीनगर लाए तो उन्होंने एक बेहतर सेना गठित की और इस सेना में हर जाति के समुदाय के लोग थे और चूंकि इनके चूल्हे अलग अलग थे, वे एक दूसरे का भात नहीं खाते थे, तो इस तरह उन्होंने राजा ने सरोला ब्राह्मणों को भोजन बनाने की जिम्मेदारी दे दी थी। यह व्यवस्था पूरे गढ़वाल के लिए भी सामूहिक भोज बनाने के लिए कर दी गई थी और राजा के इस निर्णय ने सरोला ब्राह्मणों को दूसरों से खुद को श्रेष्ठ बताने का अवसर दे दिया था। बाद में महपत शाह ने भी इस व्यवस्था को और विस्तार दिया और इससे सरोला लोग और उसे अपने को श्रेष्ठ मानते चले गए। उत्तराखंड के सरोला और गंगाड़ी में सभी धार्मिक रीति रिवाज एक जैसे रहे, लेकिन सिर्फ यही अंतर है कि सरोला के बनाए भात को सभी जाति के लोग खा लेते हैं, जबकि गंगाड़ी के हाथ का बनाया भात उनके रिश्तेदार ही खाते रहे हैं। हालांकि अब यह सब भेद खत्म हो गया है और हाँ, इतना जरूर है कि रोटी बनाई सभी किसी के हाथ की भी सभी खा लेते थे। सरोला और गंगाड़ी 8वीं और 9वीं शताब्दी के दौरान मैदानी क्षेत्रों में उत्तराखंड आए थे। पंवार शासक के राजगुरु, राजपुरोहित, रसोइया, वैद्य आदि के रूप में वे काम करने वाले ब्राह्मण सरोला कहलाए। पंवार राजवंश के वजीर यानी मंत्री रह चुके हरिकृष्ण रतूड़ी की जो किताब है गढ़वाल का इतिहास, उसमें कहा गया है कि सरोला जाति पहले 12 थान यानी स्थानों में थी, अर्थात इनके 12 स्थान नौटी, मैठवाड़ा, खंडोड़ा, रतूड़ा, थापली, चमोला, सेमा, लखेसी या लखेड़ी, सेमल्टा, सिरगुरी, कोटी और डिमर थे। कोई 9वें स्थान पे सेमल्टा के बजाय गैरोला भी बताते हैं। इन गांवों के नाम पर ही यहाँ के ब्राह्मणों का जाति संज्ञा नाम पड़ गया था। उदाहरण के तौर पर नौटी के नौटियाल, खंडोड़ा से खंडूड़ी, डिमर से डिमरी, लखेड़ी से लखेड़ा आदि बने। उत्तराखंड के हम लखेड़ाओं के प्रथम पुरुष श्री भानुवीर नारद जी बंगाल के बीरभूम से सन 1060 में बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए थे। वे वैद्य थे और तब के चांदपुरी गढ़ के राजा अनंतपाल के आग्रह पर वे लखेड़ी में बस गए थे। वे राजा के राजवैद्य थे। इसी तरह की गाथाएं अन्य ब्राह्मणों की भी हैं। जैसे डिमरी ब्राह्मणों के पूर्व पुरुष राजेंद्र बलभद्र जी आदि शंकराचार्य जी के साथ बद्री धाम आए थे। वे कर्नाटक के संतोली से थे और डिमर गांव में बसने से डिमरी कहलाए। इस तरह से और भी ब्राह्मणों की, चाहे वो सरोला हो, गंगाड़ी हो, सबकी इस तरह की कहानियां हैं और मेरी कोशिश है कि एक नया वीडियो इस पर मैं लाऊंगा। सरोलाओं के शुरू में 12 थान यानी स्थान थे, फिर 21 स्थान बने और बाद में राजा महपत शाह ने इनमें और जातियों को शामिल कर दिया और इस तरह कुल 33 जातियां सरोलाओं की पाई जाती हैं। महपत शाह का शासन 1629 से 1646 के बीच रहा है।
सरोला और गंगाड़ी शब्दों की उत्पत्ति के बारे में आपको बता देता हूं। गढ़वाल में जो भूभाग हिमालय के निकट हैं और जिनकी ऊंचाई 7000 फीट से ऊपर है, उसे ऊपर का देश कहते हैं। जबकि इससे नीचे का जो भूभाग है, नदियों की घाटी है, उसे गंगाड़ यानी गंगा के किनारे के क्षेत्र को गंगाड़ कहा दिया गया। चांदपुर गढ़ी ऊपरी क्षेत्र में है और मैदानों में आकर सबसे पहले ब्राह्मण उसी क्षेत्र में बसे, तो वे सरोला कहलाए। बद्रीनाथ धाम चांदपुर गढ़ी के तहत रहा है और बाद में पंवार राजवंश ने पूरे गढ़वाल को अपने नियंत्रण में ले लिया था। चांदपुर गढ़ी में राजधानी रहने पर पंवार राजवंश के राजगुरु, राजपुरोहित, मंत्री, वैद्य, रसोइया आदि ये सब सरोला ब्राह्मणों के हाथ में थे। इसलिए उन्हें समाज में उच्च दर्जा मिल गया था। इस तरह चांदपुर गढ़ी सरोलाओं का नया मूल स्थान बन गया था। गंगा आदि नदियों की घाटी यानी गंगाड़ क्षेत्र में रहने वाले ब्राह्मण गंगाड़ी कहलाए। बाद में जब राजधानी श्रीनगर आ गई, जो राजा अजयपाल लाए थे, तो राज दरबार में गंगाड़ी ब्राह्मणों का भी दबदबा बढ़ने लगा था। नाना जाति के ब्राह्मण वहां के मूल आदिवासी निवासी हैं। उन्हें खस ब्राह्मण भी कहा जाता है और या दुमागी ब्राह्मण भी। दुमागी मतलब दो मार्ग। जो सरोला और खस ब्राह्मणों से मिलकर भी जो संतति पैदा हुई, वो भी दुमागी हुए, या जो खस ब्राह्मण थे वो भी इसी में माने जाते हैं। गढ़वाल आने के बाद जिन सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मणों ने नाना गोत्र के ब्राह्मणों से शादी की, उनकी संतानें ही भी नाना गोत्र के ब्राह्मण कहलाए। इसके अलावा कुछ क्षेत्रों में शिव मंदिरों के पुजारी ब्राह्मणों को भी अलग श्रेणी माना जाता रहा है और यह भी माना जाता रहा है कि वे किरात मूल के हैं। उनके साथ सरोला और गंगाड़ी ब्राह्मण लंबे समय तक नातेदारी नहीं करते थे और देवप्रयाग और जितने भी ये धार्मिक स्थल हैं, उनमें जो पंडे हैं वो भी उनको देवप्रयागी ब्राह्मण कहा जाता है और इस तरह से ये विभिन्न विभक्त जातियां ब्राह्मण की इन श्रेणियों में बटी हैं। दोस्तों, सरोला और गंगाड़ी के अलावा गढ़वाल में ब्राह्मणों की एक नागपुरी व्यवस्था भी रही है। हालांकि राजा ने इस व्यवस्था को कभी मान्यता नहीं दी। सरोला और अन्य ब्राह्मणों के बीच चूंकि लंबे समय तक आपसी रिश्तेदारी नहीं हो पाए थे और सरोला जातियां पहले आपस में ही विवाह करते थे, लेकिन बाद में गंगाड़ी और नाना जाति के ब्राह्मणों में भी उनकी रिश्तेदारी वे करने लगे। दरअसल पहले यह प्रथा थी कि यदि कोई सरोला दूसरी जाति गंगाड़ी या नाना ब्राह्मणों से रिश्ता करता था तो उसकी संतानों को सरोला नहीं माना जाता था, उनको गंगाड़ी मान लिया जाता था। इसलिए भी सरोला दूसरे ब्राह्मणों से रिश्तेदारी करने से कतराते थे। बाद में जब दूसरे क्षेत्रों में सरोला प्रवास करने लगे तो वहां रिश्ते बनाने के लिए सरोला नहीं मिले और उन्हें गंगाड़ी और अन्य ब्राह्मणों से भी रिश्तेदारी करनी पड़ी थी। इसके अलावा आ जाने के बाद, जैसे कि मैंने पहले कहा, राज दरबार में गंगाड़ी ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ने लगा था और इससे सरोलाओं को फिर उनसे रिश्ते करने में संकोच नहीं रहा। इस तरह यह व्यवस्था धीरे धीरे टूटती चली गई। जैसा कि मैंने पहले कहा कि सरोला के हाथ का बनाया भात सभी खा लेते थे, लेकिन सरोला और किसी हाथ का बना भात नहीं खा सकता था। कहा जाता है कि सरोलाओं को गढ़वाल का समाज पर्वतों के शिखरों जैसे ऊंचाइयों का वाला ब्राह्मण मानता था। सरोला नियमों का पालन नहीं कर पाते थे, वे अपने शिखर से गिर जाते थे और उनको गंगाड़ी मान लिया जाता था। दोस्तों, अब नागपुरी ब्राह्मण की बात करते हैं। नागपुर क्षेत्र में हसली और कमसली प्रथा रही है। यह प्रथा सरोला गंगाड़ी जैसी ही रही, मिलती जुलती उससे रही है, जिसमें भात बनाने वाले ब्राह्मणों को हसली और भात नहीं बनाने वालों को कमसली कहा जाता रहा है। ये नियम वहां के पट्टियों के थोकदारों, जमींदारों आदि ने बनाए थे। नागपुरी व्यवस्था के तहत सिर्फ 72 गांव में ही आपस में रिश्ते नाते होते रहे हैं। बाकी के साथ रिश्ते नाते करने पर प्रतिबंध रहा है। इस नियम का पालन नहीं करने पर उस परिवार को कमतर मान लिया जाता था। इस क्षेत्र में जब दूसरे क्षेत्र के ब्राह्मणों ने बसना शुरू किया तो नागपुरी ब्राह्मणों ने शुरू में उनके साथ रिश्ते नहीं किए। दरअसल कत्यूरियों और अन्य राजाओं के शासन में प्रमुख पदों पर रहे ब्राह्मणों को जब पवार वंश के उदय होने पर अन्य राजाओं
की तरह प्रमुख स्थान नहीं मिला तो वे नाराज रहने लगे थे। नागपुर क्षेत्र के निरोला ब्राह्मणों की भी यही कहानी है। चांदपुर गढ़ी का ताज कनकपाल के सिर पर आ जाने के बाद प्रशासन में बदलाव होने लगा था। राजा कनकपाल ने अपने साथ आए नए गौड़ ब्राह्मणों को पुरोहित मंत्री पद से लेकर रसोईया बनाने का काम दे दिया था। इन नए ब्राह्मणों ने दरबार में पहले से स्थापित ब्राह्मण मंत्रियों की जगह ले ली थी। पहले से सत्ता में रहे ब्राह्मणों को यह फैसला पसंद नहीं आया, इसलिए वे नाराज हो गए। इन ब्राह्मणों में ज्यादातर नागपुर क्षेत्र के ही ब्राह्मण थे। नए आए ब्राह्मणों ने खुद को सरोला कहलाना शुरू कर दिया था और उन्होंने नागपुरी ब्राह्मणों से भी विवाह संबंध आदि बनाने से इनकार कर दिया था। दरअसल राज दरबार के नए ब्राह्मणों ने नागपुरी ब्राह्मणों को गौड़ मानने से भी इनकार कर दिया था। वे नागपुरी ब्राह्मणों पर मांसाहार करने व दुमागी यानी खस ब्राह्मणों व क्षत्रियों से अंतर जातीय विभाग का आरोप भी लगाते थे। राज दरबार में प्रभाव होने के कारण राजपूत और खसों ने भी ब्याह आदि समारोह में सरोलाओं के पकाए भात को ही खाने के अधिकार को मान्यता देना प्रारंभ कर दिया था। सरोला ब्राह्मण तब तक मांसाहार नहीं करते थे, जबकि पहले से स्थापित ब्राह्मणों के बारे में कहा जाता है कि वे पहाड़ी जलवायु तथा खस राजाओं के प्रभाव में उन्होंने मांसाहार प्रारंभ कर दिया था। इससे भी इनमें विभेद बढ़ता चला गया। इसके बाद नागपुरी ब्राह्मणों ने भी सरोलाओं के साथ नातीदारी करने से इनकार कर दिया था। नागपुरी ब्राह्मणों ने सरोलाओं के भात पकाने के एकाधिकार को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने अपना भात अलग कर दिया। वे खुद को निरोला ब्राह्मण कहलाने लगे थे और यह वास्तव में सरोलाओं का विरोध था। बाद में राजधानी देवलगढ़ व फिर श्रीनगर आ जाने पर हालात बदलते चले गए। श्रीनगर वैसे तो 6वीं शताब्दी के पहले से एक प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र था। देवलगढ़ और श्रीनगर में शुरुआती दौर में सरोला ब्राह्मण और उनके संबंधियों को प्रमुख स्थान मिलता रहा। बाद में स्थानीय ब्राह्मण जातियों के साथ संबंध और नातेदारी बनने पर श्रीनगर में उनका भी प्रभाव बढ़ता चला गया था। इधर सरोलाओं के साथ ही गंगाड़ी भी राज दरबार में अपना प्रमुख स्थान बनाते चले गए। इनमें डोभाल, बहुगुणा, उनियाल, डंगवाल तथा गढ़वाल के कायस्थ माने जाने वाले नैथानी शामिल थे। बाद में सरोलाओं के बजाय इन जातियों का दबदबा राज दरबार में बढ़ता चला गया। राहुल शांकरत्यायन हिमालय परिचय 1 गढ़वाल में लिखते हैं कि कोटियाल, खंडूरी, कैरोला, डोभाल, बहुगुणा आदि राजाओं के समय उच्च पदों पर नियुक्त थे। दरअसल राजधानी श्रीनगर आने के बाद पवार राजाओं ने नेपाल से लेकर विभिन्न राज्यों के राजघरानों से शादी विवाह के संबंध बनाए। दूसरे प्रदेशों से ब्याह कराई रानियों के साथ उनके भाई भी गढ़वाल आते रहे। उनका भी राज दरबार में दबाव बढ़ता चला गया था और श्रीनगर में भी ब्राह्मण जातियों में नौटियाल ब्राह्मण शुरू में राजपुरोहित थे और बाद में धर्माधिकारी और आदि स्थानों पर दूसरे ब्राह्मण आने लगे थे। यहाँ चौथकी ब्राह्मणों में भी एक परंपरा रही है और इनमें डोभाल, बहुगुणा, उनियाल तथा डंगवाल कहते हैं और इनका मंत्री पद पर अधिकार रहा है। नैथानी भी प्रभावशाली भूमिका में थे और वे राजा के कार्यालय में, जो कि आज के सचिवालय हैं, उसमें प्रभावशाली थे। इस तरह धीरे धीरे समय के प्रभाव में सारे विभेद मिटते चले गए और आज सिर्फ यह एक इतिहास का हिस्सा है और यह खुशी की बात है कि आज सारे ब्राह्मणों के यह विभेद अधिकतर खत्म हो चुके हैं। कुछ गिने चुने लोग हैं जो सरोला परिवार अभी भी बचे हैं और इस तरह पूरा समाज एक समग्रता में, एक उत्तराखंड का खासतौर पर गढ़वाल का एक जो है ब्राह्मणों में अब इस तरह के विभेद खत्म हो चुके हैं। तो दोस्तों, यह थी उत्तराखंड गढ़वाल के ब्राह्मणों का इतिहास। अगली कड़ियों में कुमाऊं की बड़ी व छोटी धोती के ब्राह्मणों समेत वहां के ब्राह्मणों से लेकर क्षत्रिय, शिल्पकार समेत विभिन्न जातियों के इतिहास को भी यहाँ आप देख सकते हैं। नेपाल समेत पूरे हिमालय क्षेत्र की जातियों को लेकर भी आपको जानकारी देता रहूंगा। हिमालयी लोक चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलना। जय हिमालय, जय भारत।